हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। माई सेल्फ सुषमा। चलिए जानते हैं अपनी आज़ादी से जुड़ी कहानियों के बारे में, तिरंगे के इतिहास के बारे में और अपने क्रांतिकारियों के विचारों के बारे में। अपने राष्ट्रीय ध्वज को अस्तित्व में लाने के लिए, वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए उसमें कितनी बार बदलाव किए गए, उसमें 6 बार बदलाव किए गए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी जानकारी हमारे अतीत, हमारे देश के अतीत से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कितनी बार बदला राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे की यात्रा, कैसे मिला हमें ये तिरंगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, अपने वर्तमान स्वरूप में आने से पहले 6 बार बदला गया। 1906 में पहली बार कोलकाता में फहराया गया था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगे का इतिहास। 1906 पहला भारतीय ध्वज, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग था, कोलकाता में फहराया गया था। 1907 मैडम कामा और उनके साथियों ने दूसरा ध्वज बनाया, जिसमें भगवा, पीला और हरा रंग था। 1917 डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक और ध्वज फहराया, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी और 7 सितारे थे। 1921 डॉक्टर पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के सुझाव पर चरखा के साथ एक ध्वज बनाया, जिसमें लाल और हरे रंग थे। 1931 तिरंगा ध्वज को अपनाया गया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा था। 1947 तिरंगे ध्वज को थोड़ा बदलकर चरखा की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया और इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इस प्रकार 1947 में हमें अपना तिरंगा, वर्तमान तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज मिला, जो भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगे का हर एक रंग अर्थपूर्ण है। हमारे तिरंगे में खास बात यह है कि इसका हर एक रंग अर्थपूर्ण है और इसके साथ ही अपने आप में आजादी की लड़ाई का इतिहास समेटे हुए हैं। हर देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि होता है और हमारा तिरंगा भी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मसम्मान का प्रतीक रहा है। यहाँ तक कि हमारे तिरंगे के डिजाइन की कहानी एक ऐसे ही आजादी के मतवाले के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। भारतीय स्वतंत्रता यात्रा का प्रतीक है तिरंगा। भारतीय स्वतंत्रता यात्रा का प्रतीक है तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा भारतीय स्वतंत्रता यात्रा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तिरंगे में खास बात यह है कि इसका हर एक रंग अर्थपूर्ण है और इसके साथ ही अपने आप में आजादी की लड़ाई का इतिहास समेटे हुए हर देश के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि होता है और हमारा तिरंगा भी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मसम्मान का प्रतीक रहा है। 1906 पहला भारतीय ध्वज, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग था, कोलकाता में फहराया गया। पहला राष्ट्रीय ध्वज 1904 में सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्होंने पीले और लाल रंग के दोहरे रंगों से ध्वज डिजाइन किया, जिस पर भगवान इंद्र के अस्त्र वज्र का प्रतीक था। लाल और पीला रंग स्वतंत्रता और विजय का प्रतीक था, जबकि वज्र शक्ति का प्रतीक था। बीच में एक श्वेत कमल रखा गया, जो पवित्रता का प्रतीक था। उस पर बंगाली शब्द वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। सिस्टर निवेदिता आयरलैंड की रहने वाली थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इसे निवेदिता के ध्वज नाम से भी जाना जाता है। इसे 1906 में कोलकाता कांग्रेस में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि ध्वज को पर्याप्त मात्रा नहीं मिली और इसे कोलकाता के आचार्य भवन संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। यह केसरिया, सफेद और हरे रंग का तिरंगा झंडा था, जिसके मध्य में अशोक चक्र बना था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसे भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार 3:2 के अनुपात में बनाया गया था। 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति श्रीमती भीकाजी कामा बनी। उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया। उन्होंने ब्रिटिश में समानता और स्वायत्तता की अपील की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। तिरंगे हरे, केसरिया और लाल धारियों वाले थे। 1896 में
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बुबोनिक प्लेग शुरू हो गया था और भिकाजी ने तुरंत स्वेच्छा से टीम को प्लेग पीड़ितों को बचाने के लिए काम करने में मदद की। उसी वर्ष कामा पेरिस में स्थानांतरित हो गई, जहां सिंह भाई राणा और मुंकेर शाह बुर्जोरजी गोदरेज के साथ साथ उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की सह स्थापना की। कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज शीर्ष पर गहरे केसरिया एक क्षैतिज तिरंगा है, जो बीच में सफेद और नीचे बराबर अनुपात में गहरे हरे रंग का ध्वज है। ध्वज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2 से 3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला पहिया है, जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डिजाइन उस पहिए का है जो अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के शीर्ष फलक पर दिखाई देता है। लंबे अरसे तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं रहा। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी भारत की विभिन्न रियासतों के अपने अपने ध्वज हुआ करते थे। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत का आधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। तब ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने भारत के लिए अपना झंडा चुना। यह झंडा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में पेश करता था। इसके बाद 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौराहे पर बंगाल विभाजन के प्रतिरोध में सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने झंडा फहराया। यह एक चौकोर झंडा था, जिसमें हरी, पीली और लाल नारंगी पट्टियां थीं। सबसे ऊपर की गहरी पट्टी में 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे। बीच में पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वर्ष 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने क्रांतिकारियों के साथ पेरिस, फ्रांस में लगभग इसी तरह का झंडा फहराया। इसमें पहली बार केसरिया रंग का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद कुछ वर्षों तक भारत की पताका पर कोई खास पहल नहीं हुई और अप्रैल 1921 में गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में द नेशन फ्लैग शीर्षक के आलेख में राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता के साथ तिरंगे झंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें बीच में चरखे की कल्पना की गई। चरखे के चक्र को शामिल करने का सुझाव लाला हंसराज ने दिया था। उनकी कल्पना के आधार पर पिंगली वेंकैया ने हरे और केसरिया रंग के झंडे को स्वरूप दिया। गांधी जी ने इसमें सफेद रंग की पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। फिर केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ चरखे को चित्रित किया गया। यह झंडा 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुई सभा में फहराया गया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया। यह भी स्पष्ट किया गया कि ध्वज में कोई सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है। 22 जुलाई 1947 को यानी स्वतंत्रता मिलने के 23 दिन पहले संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज या पताका के संबंध में प्रस्ताव रखा। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया निश्चय किया था कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोककालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने भावनात्मक वक्तव्य देते हुए कहा कि इस महान राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए जो महान युद्ध किया, मुझे उसकी सफलताएं और असफलताएं याद आती हैं। सभा के सदस्यों को याद होगा कि हम किस प्रकार इस झंडे को केवल गौरव और उत्साह से नहीं, वरन शरीर में एक स्फूर्ति और उत्तेजना समेत मानते थे। कभी कभी जब हम पराजित और निरुत्साहित हो जाते थे, तब इस झंडे का दर्शन आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिलाता था। मैं आपको यह झंडा भेंट करता हूँ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1930 में भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में जिस ध्वज के तले संघर्ष हो रहा था, उसमें भी यही 3 रंग थे, किंतु मध्य में चक्र के स्थान पर चरखा था। इसे बदला गया। पंडित नेहरू ने कहा, चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था, उसका चक्र एक ओर था और तकुआ दूसरी ओर। यदि आप झंडे को दूसरी ओर से देखें
तो चक्र इस ओर आ जाता था और टकुआ उस ओर। यदि ऐसा नहीं होता तो अनुपात में नहीं है, क्योंकि चक्र लट्ठे की ओर होना चाहिए, न कि झंडे के सिरे की ओर। यह व्यवहारिक कठिनाई थी। इसलिए यथेष्ट विचार करने के बाद हमने वास्तव में यह सोचा है कि इस महान चिन्ह को रखा जाए, किंतु थोड़ा परिवर्तन करना होगा। तब हमने चक्र को रखा और शेष भाग तकुए और माल को नहीं रखा। जब चक्र पर चर्चा हुई तब हमारे दिमाग में अनेकों चक्र आए, विशेषकर अशोक की प्रमुख लाट के सिरे पर का चक्र। यह भारत की प्राचीन सभ्यता का भी चिन्ह भी है। उन्होंने कहा, हमने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि हम मानते हैं कि हम भारत हमेशा किसी महान लक्ष्य को न अपनाता तो मेरे विचार से भारत जीवित भी न रहता और न इस दीर्घ काल तक अपनी सभ्यता मूलक परंपराओं को जारी रख सकता था। यह अपनी परंपराओं को जारी रखने में दृढ़ न रहा, बल्कि परिवर्तन करता रहा, लेकिन मुख्य सार को हमेशा पकड़े रहा। नई प्रगति तथा नए प्रभाव के अनुसार अपने को ढालता रहा, हमेशा सिद्धांतों को ग्रहण करता रहा और कभी कभी बुरी बातें भी ग्रहण की, परंतु अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति सच्चा रहा। समस्त नए प्रभावों द्वारा हजारों वर्षों से हमारे ऊपर असर पड़ा है, लेकिन हमने कभी दूसरों को खूब प्रभावित किया है। क्योंकि आपको याद होगा कि अतीत काल में भारत कोई छोटा संकीर्ण देश नहीं था जो अन्य देशों को तुच्छ समझता हो। यह समस्त प्राचीन काल में केवल अन्य देशों से ही संपर्क नहीं रखता था, बल्कि वह एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र था जो अपने लोगों को अपने संदेश देने तथा दूसरों के संदेश लेने के लिए सुदूर देशों में भेजता था। इसमें आश्चर्यजनक गुण है कि वह जिस बात को अपनाना चाहता है अपना लेता है। किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि वह शेष संसार को दे सकता है, उससे कुछ ले नहीं सकता। जब कोई राष्ट्र या कौम ऐसा सोचने लग जाती है तो वह रुक्ष प्रगतिहीन हो जाती है, अवनति और विनाश को प्राप्त होती है। भारत के इतिहास को देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत की अवनति का काल वह रहा होगा जब उसने अपने आप को सबसे पृथक किया और बाहरी दुनिया की ओर देखना या उससे कुछ ग्रहण करना बंद कर दिया। और भारत का स्वर्ण काल वह था जबकि उसने सुदूर देशों में दूसरों को अपनाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और राजदूत और गुप्तचर भेजे, अपने सौदागर और व्यापारिक प्रतिनिधि उन देशों को भेजे तथा दूसरे देशों के राजदूतों और गुप्तचरों का स्वागत किया। मैंने अशोक का उल्लेख किया है क्योंकि भारतीय इतिहास में अशोक का काल वास्तव में इतिहास का अंतरराष्ट्रीय काल था। वह संकीर्ण काल न था, यह वह काल था जबकि भारतीय राजदूत सुदूर विदेशों में गए, साम्राज्य और साम्राज्यवाद के रूप में नहीं, बल्कि शांति, सदाचरण और शुभकामना का संदेश लेकर। इसलिए झंडे को आपको भेंट करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। वह झंडा साम्राज्य का, साम्राज्यवाद का, किसी व्यक्ति पर आधिपत्य जमाने का नहीं है, वरन वह एक स्वतंत्रता का झंडा है। और वह केवल हमारी स्वतंत्रता का ही नहीं, बल्कि उन सभी मनुष्यों की जो भी इसे देखे उनकी स्वतंत्रता का चिन्ह है। यह दूर दूर तक पहुंचेगा, केवल वही नहीं जहां भारतवासी दूत तथा मंत्री के रूप में रह रहे हों, बल्कि समुद्र पार जहां की भारतीय जहाजों द्वारा ले जाया जाएगा। चाहे जहां कहीं भी यह पहुंचे, मैं आशा करता हूं कि उन लोगों को यह स्वतंत्रता का संदेश देगा, मित्रता का संदेश देगा और यह संदेश देगा कि भारत संसार के प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है और जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं उनकी सहायता करना चाहता है। बहरहाल जब महात्मा गांधी को यह पता चला कि राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के स्थान पर चक्र के स्थान पर अशोक चक्र का स्थापित किया गया है। बहरहाल जब महात्मा गांधी को यह पता चला कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र के स्थान पर अशोक चक्र को स्थापित किया गया है तो वह दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ध्वज कितना ही सुंदर क्यों ना हो, किंतु मैं उसे नमन नहीं करूंगा। किसी भी स्वतंत्र मुल्क की पहचान को स्थापित करने में राष्ट्रीय ध्वज एक अहम प्रतीक की भूमिका निभाता है। सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने लगी थी, ने राष्ट्रीय ध्वज न होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था कि विश्व युद्ध के बाद जिस दिन वर्साइल्स में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस दिन मैं संयोगवश पेरिस में थी। हर तरफ खुशी थी। ओपेरा हाउस, संगीत भवन सभी राष्ट्रों के झंडों से सजा था।
एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रंगमंच पर आई। उसने फ्रांस के झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया। सभी दर्शकगण एक साथ खड़े हो गए और फ्रांस का राष्ट्रगीत दी मार्सिलीज गाया गया। तब एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा। मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही। वह समय आने वाला है जबकि हमारा झंडा भी होगा और राष्ट्रगीत भी। संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद न्यूयॉर्क के उत्सव में मुझे भाषण देने के लिए कहा। तब 44 राष्ट्रों के झंडे फहरते देख मैंने कहा कि यद्यपि स्वतंत्र राष्ट्रों की इस परिषद में भारत का झंडा नहीं है, फिर भी निकट भविष्य में उसका झंडा संसार का एक महान ऐतिहासिक झंडा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रतीक के रूप में फहराए जाने वाले झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में देखा जाता था, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया के समय कांग्रेस सजगता से यह सुनिश्चित कर रही थी कि कांग्रेस की पताका को भारत की राष्ट्रीय पताका न मान लिया जाए। आजादी से कुछ महीने पहले ही दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ और एशिया के संगठन की पुष्टि की गई। इस सम्मेलन में मंच पर एशिया के सभी देशों के झंडे लगे थे। उनके प्रतीक चिन्ह भी ईरान, अफगानिस्तान, चीन सभी के झंडे थे, लेकिन भारत ने वहां आत्मनिषेधक सामयिक विधान का पालन करते हुए कोई झंडा नहीं लगाया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दल आधारित राजनीति के लिए कोई स्थान हो। उस निश्चय का पालन किया गया कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे को एशियाई कॉन्फ्रेंस में से अलग रखा जाए। सरोजिनी नायडू ने कहा कि इसका हमें कितना दुख और संताप हुआ होगा, क्या आप उसे समझ नहीं सकते? लेकिन आज दुख और लज्जा का अंत हुआ। आज इस झंडे की हम न्याययुक्त स्थापना, पुष्टि और इसका अभिवादन करते हैं। संविधान सभा के सदस्य रेवरेंड जोरेम डिसूजा कहा कि हमें अपनी शास्त्रोक्त विधि से बहुत प्रेम है। हम अपने प्रतीकों तथा चिन्हों को बौद्धिक संपत्ति से परिपूर्ण रखते हैं। वही वह चिन्ह है जिसको धारण कर भारतवर्ष अपना युद्ध जारी रखेगा, शांति के लिए संघर्ष जारी रखेगा। यह समस्त सत्कार्यों में और समस्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में हमारा सहायक होगा। इस झंडे का दर्शन कटु तथा विरोधी कर्कश शब्दों में मधुर बनाने की सहयोगी होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भय और हिंसा का प्रतीक नहीं। एक नगप्पा ने उचित ही कहा था कि झंडा यह भी बताता है कि देश क्या चाहता है। हम दूसरे देशों को कैद नहीं करना चाहते, हम साम्राज्यवादी नहीं बनाना चाहते, हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाते नहीं देखना चाहते। यह वक्त भारत के संविधान से परिचित कराने का है। इस संविधान से परिचित होने के लिए इसकी पटकथा, इसकी पृष्ठभूमि से साक्षात्कार करना एक अनिवार्यता है। भारतीय संविधान की विकास गाथा को समाज के समक्ष लाने के लिए हमने एक श्रृंखला शुरू की है। इसमें संविधान निर्माण के उन अनछुए पहलुओं पर आलेख होंगे जिन्हें अब तक विस्मृत किया गया है, जिनकी उपेक्षा की गई है। संविधान को आत्मार्पित किए हुए अब वर्षों 70 साल गुजर गए हैं, लेकिन समाज ने इसे अपनाया नहीं है। आज भारत और भारतीयता के वजूद को संरक्षित करने के लिए संविधान लोक शिक्षण अभियान की महती आवश्यकता है। आशा है कि भारतीय संविधान की विकास गाथा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से सबसे लंबा लिखित संविधान है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में रखी गई संविधान की प्रति। संविधान सभा मुख्य लेख भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, 26 नवंबर 1949 जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा के भी दो हिस्से हो गए, भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान का संविधान सभा।
भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, किंतु अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तक, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 है मूल कर्तव्य, आर्टिकल नंबर 51 में। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 संविधान, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित, अनुच्छेद नंबर 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 239 से 242। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 हो। भाग 9 ए नगर पालिकाएं, अनुच्छेद नंबर 243 से 243 जेड तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 244 से 244 ए। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद नंबर 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद नंबर 264 से 300 है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद नंबर 308 से 323। भाग 14 ए अधिकरण, अनुच्छेद नंबर 323 ए से 323 बी। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद नंबर 324 से 329 है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद नंबर 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद नंबर 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद नंबर 361 से लेकर 367। भाग 20 संविधान के संशोधन, अनुच्छेद नंबर 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद नंबर 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निशन, अनुच्छेद नंबर 393 से 395। इतिहास। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया। पहली अनुसूची अनुच्छेद नंबर 1 तथा 4 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59 सब क्लोज 3, 65 3, 75 सब क्लोज 6, 97, 125, 148 सब क्लोज 3, 158 सब क्लोज 3, 164 सब क्लोज 5, 186 तथा 221 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं। भाग क राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते। भाग ख लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते। भाग 3 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। भाग घ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और क्षेत्रों का नियंत्रण है। अनुसूची नंबर 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूची नंबर 7 शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची नंबर 8 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची नंबर 10 जल परिवर्तन संबंधी है। अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित है। अनुसूची नंबर 12 नगर पालिका का वर्णन किया गया है। आधारभूत विशेषताएं। संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। अमेरिकी विद्वान इस
इसको संघ संघात्मक संविधान कहते हैं। हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत अपने किसी भी निजी फैसले, आंतरिक या बाहरी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई और देश इस पर बाध्यकारी नहीं। ये संप्रभुता है। समाजवादी शब्द संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी। भारत ने एक मिश्रित फल का भाग है आर्थिक मॉडल को अपनाया है। भारत सरकार ने समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कानूनों जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, जमींदारी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम और बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि बनाया है। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान समझता है। लोकतांत्रिक, भारत एक स्वतंत्र देश है। किसी भी स्थान से मत देने की स्वतंत्रता, संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। सभी चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लंबित है। हालांकि इसकी क्रियान्वयन कैसे होगा यह निश्चित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सदैव तत्पर है। राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पद त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राज्य का एक प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षीय अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। शक्ति विभाजन, संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनैतिक कुंडली कहा है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान भाग 3 व 4 मूलभूत अधिकार व नीति निर्देशक तत्व, मुख्य लेख, नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 तथा भाग 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में भेद बताया गया है और नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को समझाया गया है। भाग 4 का मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए तथा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 आ में रखे गए हैं। वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि
क संविधान का पालन करें और उससे उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करें। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ग भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। घ देश की रक्षा करें और आहन करने पर किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। संशोधन, मुख्य लेख, भारतीय संविधान के संशोधन। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 106, यहाँ 105 नहीं 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, जबकि संविधान संशोधन के लिए अब तक 127 नहीं 129 बिल लाए जा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का इतिहास काफी समृद्ध और प्रेरणादायक है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की आजादी, एकता, बलिदान और गौरव का प्रतीक है। आइए विस्तार से समझते हैं तिरंगे तक पहुंचने का सफर कैसा रहा और इसमें संविधान, क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना की क्या भूमिका रही। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का इतिहास। कितनी बार बदला ध्वज? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनने से पहले कई बार बदला गया और हर बदलाव के पीछे एक राजनीतिक, सामाजिक और क्रांतिकारी उद्देश्य था। पहला झंडा 1906 कोलकाता में, तिथि 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। स्थान पारसी बागान, कोलकाता। रंग 3 पट्टियां, हरा ऊपर, पीला बीच में, लाल नीचे। प्रतीक सूर्य चंद्रमा, वंदे मातरम लिखा था। यह झंडा क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच लोकप्रिय था। दूसरा झंडा 1907 में पेरिस में फहराया गया। एनी बेसेंट और मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में फहराया। रंग हरा, केसरिया, लाल, कभी उल्टा भी बताया गया है। यह पहला झंडा था जो विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरा झंडा 1917 एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने फहराया, होम रूल मूवमेंट के समय। ब्रिटिश झंडे के साथ सप्तऋषि तारे, यूनियन जैक, ब्रिटिश लॉयल्टी और भारतीय आत्मसम्मान दोनों को दर्शाता था। चौथा झंडा 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित कांग्रेस अधिवेशन विजयवाड़ा में पेश किया गया। रंग लाल, हिंदू, हरा मुस्लिम, बीच में चरखा। चरखा स्वावलंबन और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक। पांचवा झंडा 1931 में आधिकारिक तिरंगे की ओर पहला कदम। 3 रंग, केसरिया ऊपर, सफेद बीच, हरा नीचे, बीच में चरखा। यह पहली बार था जब रंगों का अर्थ धर्म से नहीं जोड़ा गया। इसे ही तिरंगे के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। अंतिम छठा 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगा। संविधान सभा ने इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। 3 रंगों के अर्थ है केसरिया बलिदान और साहस का, सफेद शांति और सत्य का, हरा समृद्धि का। चरखे की जगह अशोक चक्र, नीले रंग की 24 तीलियों वाला धर्म चक्र दिया गया। फहराया गया 15 अगस्त 1947 को। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का संबंध। संविधान में अनुच्छेद 51A कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान सभा ने तिरंगे को भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में स्वीकारा। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में निर्धारित है। भारत के क्रांतिकारी और ध्वज। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने ध्वज को स्वतंत्रता और विरोध का प्रतीक बताया। झंडा फहराना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह समझा जाता था।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए झंडा बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक था। भारत का संविधान, संविधान की गाथा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संघ की संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किया गया है। यह भारत को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाता है। संक्षेप में तिरंगा का महत्व। तिरंगा सिर्फ संक्षेप में तिरंगा का महत्व। तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह भारत की आत्मा है। इसमें समाहित है त्याग, शांति, समृद्धि, धर्मचक्र, प्रगति और न्याय। आज हमने अपने देश के तिरंगा के बारे में पढ़ा, अपने देश के संविधान के बारे में पढ़ा, कैसे तिरंगे का सफर तय किया गया, कैसे आजादी का सफर तय किया गया। हम उम्मीद करते हैं आपको अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़कर, अपने देश के संविधान के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, थैंक यू।